हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज से हम स्टार्ट करेंगे जो आपके एसपी बख्शी सर हैं उनकी बहुत ही फेमस बुक ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश के इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि इडियम्स और फ्रेजेस आखिरकार होते क्या हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने दे रखा है, देखिए व्हाट इज़ इडियम्स। इडियम्स क्या होते हैं, तो इसका आंसर क्या है, देखिए idioms are expressions that mean something different from what the word actually says। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए जो idioms होते हैं ये आपके एक तरीके से मुहावरे होते हैं। जैसे आप हिंदी में मुहावरे बोलते हैं ना कुछ, है ना, जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना, ये सब चीज़ें मुहावरे होते हैं, है ना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वही आपका जो इंग्लिश में अगर कहा जाएगा उन्हें, तो वो उन्हें क्या कहा जाएगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस कहा जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इडियम्स क्या होते हैं, समझ लेते हैं कि मुहावरे वे अभिव्यक्तियाँ हैं, अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशंस, है ना, मतलब जो हम कह रहे हैं जिनका अर्थ क्या है, जिनका अर्थ वास्तव में जो लिखा होता है। जैसे मानिए कोई कुछ भी आपका इडियम्स लिखा हुआ है ना, लेकिन उसका मेन अर्थ वो नहीं होता जो लिखा होता है, उसका अर्थ कुछ और होता है। जैसे आपका एक इडियम है ऑल इन ऑल, है ना, ऑल इन ऑल से आपको बिल्कुल क्लियर समझ में नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन जब इसको हम इडियम एंड फ्रेजेस के रूप में देखेंगे तो उसका मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसी तरीके से वो यहाँ पे स्पष्ट कर रहा है, क्या कर रहा है कि मुहावरे एक अभिव्यक्तियाँ होती हैं जिनका अर्थ वास्तव में जो शब्द कहता है, मतलब ऑल इन ऑल, ठीक है, वो नहीं होता, उससे कुछ अलग हटके होता है। जैसे हिंदी में देख लीजिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो क्या वाकई में आंगन टेढ़ा होता है? नहीं होता, उसका मतलब कहने का कुछ और होता है ना, वो कुछ और उस मुहावरे से कहना चाहता है, वही आपका क्या हो गया, इडियम्स हो गया। क्या, एक बार और देख लेते हैं कि मुहावरे वे अभिव्यक्तियाँ हैं जिनका वास्तव में शब्द जो कहता है उससे कुछ अलग ही मीन्स होता है। ठीक, आई होप इडियम्स क्लियर हुआ हो। और देख लेते हैं फ्रेजेस क्या होते हैं। देखिए व्हाट इज़ फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होते हैं, और फ्रेजेस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड। फ्रेजेस एक शब्दों का क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड यानी शब्दों का समूह होता है। दैट वर्क्स टुगेदर इन अ सेंटेंस, जो एक सेंटेंस में एक साथ काम करता है, ठीक है, बट लेकिन डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट और वर्ब, इसमें कोई भी कर्ता या क्रिया नहीं होता। ठीक है, क्या होता है फ्रेजेस, एक मतलब एक वाक्यांश होता है, एक वाक्यांश मतलब वाक्य है पूरा, उसका एक छोटा सा अंश क्या कहलाएगा, फ्रेजेस कहलाएगा। ठीक, और इस फ्रेजेस में क्या होता है, ये एक फ्रेजेस होता है जो एक शब्दों का समूह होता है, लेकिन इसमें क्या चीज़ अवेलेबल नहीं होती, इसमें ना ही कर्ता होता और ना ही क्या होती है, क्रिया होती है। ठीक, आई होप समझ में आया हो कि इडियम्स क्या होते हैं और फ्रेजेस क्या होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। एसपी बख्शी साहब की जो बुक है उसमें आपका सबसे पहले ए लेटर के दे रखे हैं इडियम फ्रेजेस, देन इसी तरीके से पूरा जेड तक दे रखे हैं, और उसी की तरह उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और हम करेंगे। ठीक, सबसे पहला क्या दे रखा है इसमें, सॉरी हाँ, सबसे पहले क्या दे रखा है इसमें, देखते हैं। एट वंस विट्स एंड, देखिए विट्स होती है आपकी बुद्धि, क्या होती है, बुद्धि। ठीक है, अब बुद्धि का ख़त्म हो जाना, यानी कि क्या कहना चाह रहा है हमसे, ये इडियम्स क्या कहना चाह रहा है, बुद्धि ख़त्म हो गई, तो क्या वाकई बुद्धि ख़त्म हो गई, इसका मतलब वो चीज़ नहीं है जो लिखा है। इसका मीन्स होता है परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड यानी कि हैरान रह जाना, या कंफ्यूज्ड भी आप कह सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज्ड हो जाना किसी चीज़ को लेकर। जैसे मानिए कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आप शॉपिंग के लिए गए, ठीक है, शॉपिंग के लिए जब आप वहाँ पे गए तो आपको बहुत सारी चीज़ें पसंद आ गई, बहुत सारी चीज़ें पसंद आ गई, अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ये लूँ ये लूँ ये लूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या क्या लूँ, है ना। या फिर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख गई रास्ते में कि आप उसे देख के हैरान हो रहे हैं कि भैया ये क्या हो रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही क्या होता है आपका एट वंस विट्स एंड। ठीक, आप इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, Sohan was at his wits' end to find that his younger brother has taken poison। देखिए, सोहन यह जानकर हैरान रह गया कि उसके छोटे भाई ने क्या खा लिया है, जहर खा लिया है। देखिए यहाँ पे आपको ये इमेज भी दिखाई दे रही होगी, ठीक है, ये हैरान खड़ा है यहाँ पे, क्यों क्यों हैरान है, क्यों परेशान है, क्यों उसका दिमाग ने उसके काम करना बंद कर दिया है, क्यों वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज है, भाई क्या करूँ। एकदम को ऐसा होता है ना कि एकदम एक सिचुएशन ऐसी होती है कि आपका माइंड बिल्कुल शून्य हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता क्या करे और क्या ना करे, सिचुएशन में क्या करना चाहिए सिचुएशन में। ठीक, तो ये मैंने यहाँ पे इमेज भी लगा रखी है ताकि और अच्छे से सब चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक, आई होप समझ में आया हो। और देखते हैं सेकेंड नंबर का क्या है। देखिए,
एट वंस फिंगर टिप्स, देखिए एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब होता है उंगलियों पे ही सब कुछ मतलब रटा होना, सब कुछ याद होना, पूर्ण ज्ञान होना। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कंप्लीट नॉलेज, यानी आपको किसी चीज़ की अगर कंप्लीट नॉलेज है तो हम इजीली कह सकते हैं कि आप वो तो भैया वो चीज़ तो अच्छे से याद है, उसको तो उंगलियों में रटी पड़ी है वो सारी चीज़ें। जैसे मानिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक? क्या चीज़? देखिए कोई आपसे कहता है कि भैया ये बता दो, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा कठिन शब्द है, ये कैसे पता होगा, ये तो बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ है। बोले नहीं, मुझे तो उंगलियों पे रटा पड़ा है सब कुछ। बोले अच्छा, तुम्हारी फिंगर टिप्स पे है सब कुछ, तो मतलब आपको पूरा ज्ञान है उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में। वही आपका क्या हो गया? कंप्लीट नॉलेज, यानी कि एट वंस फिंगर टिप्स, कि आपको किसी चीज़ का क्या है? पूर्ण ज्ञान है। एसपी बख्शी की जो बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए मैं वही एग्जाम्पल ले रही हूँ, वही सारी चीज़ ले रही हूँ जो बुक में है ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि इससे आपकी जो बुक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, है ना, और आपको अच्छे से ये बुक पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। ऑल द रूल्स ऑफ सिंथेसिस आर एट हिज फिंगर टिप्स, सिंथेसिस के सभी नियम उसकी उंगलियों पर है, उसको सारे रूल्स आते हैं। वो सोते मतलब सोते में भी बोल सकता है कि भाई सुनाओ, तो वो सुना सकता है फटाफट फटाफट फटाफट। देखिए जैसे यहाँ पे छोटी सी बच्ची है, इसको सारी जो बुक है पूरी नॉलेज है इसकी, ठीक है, सब उसको समझ में आ रहा है, सब उसे पता है। वही क्या हो गया आपका? एट वंस फिंगर टिप्स, कि उसको उंगलियों पर सारी चीज़ें याद हैं। ओके, आई होप समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर का, एट द स्पर्स ऑफ द मूवमेंट। एट द स्पर ऑफ द मूवमेंट का मतलब होता है विदाउट डिले, यानी कि बिना देर किए। जब हम फटाफट से, बहुत ही तेजी से, इसको हम तेजी भी कह सकते हैं, ठीक है। स्पर का मीन्स क्या होता है? तेजी, क्या? तेजी, ठीक है। जब हम किसी चीज़ का जवाब या कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसी चीज़ बहुत ही फटाफट कर देते हैं तुरंत, है ना, तो वही क्या होता है? एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। मानिए कोई चीज़ आप में किसी में बहस हो रही है और आपने उठा के फटाफट से गुस्से में आके क्या किया, पास में एक चेयर रखी थी, उसे लेके गुस्से में पटक दिया। बहुत ही तेज़ी से ये हुआ, वो जो गर्माहट थी वो उस माहौल की गर्माहट थी। या फिर आप किसी इंटरव्यू में गए, देखिए यहाँ पे मैंने ये इमेज लगा रखी है, जैसा आप गए किसी इंटरव्यू में और वहाँ पे देखिए 3 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3, ठीक है, आप सामने बैठे हुए हैं। आप ये फटाफट जैसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको तुरंत आंसर देना है। अगर आप ये बोले इनसे कि रुक जाओ यार ज़रा सोचना दो, ये याद नहीं आ रहा, तो कहेंगे यार हटाओ, ख़त्म करो इसे, है ना, इसका इंटरव्यू ख़त्म, ठीक। तो इंटरव्यू में भी क्या होता है, आपको फटाफट से तेज़ी से जवाब देना होता है। वो जो मूवमेंट होता है वो आपको दिखाता है कि आप कितने ज़्यादा आप कैपेबल हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है। या किसी भी चीज़ के लिए ये जो है आपका इडियम्स काम कर जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं जो बुक में दे रखा है। इन एन इंटरव्यू, इंटरव्यू में वी मस्ट रिप्लाई एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। देखिए वही चीज़ आ गई जो मैंने भी आपको समझाई थी कि एक साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में हमें तुरंत उत्तर देना चाहिए, बैठे नहीं रहना चाहिए, सोचते नहीं रहना चाहिए कि नहीं आपने क्या सवाल किया, दोबारा बोलना, मैं समझ नहीं पाया, या फिर मैं एकदम, आपका माइंड एकदम शार्प होना चाहिए और फटाफट से जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका तुरंत आंसर या रिप्लाई आप करेंगे। ओके, आई होप ये वाला इडियम्स भी क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑल इन ऑल। देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ शुरुआत में। ऑल इन ऑल का मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण। देखिए जैसे मानिए, देखिए यहाँ पे इमेज दे रखी है, फैमिली है, ठीक है। फैमिली में ये 3 बच्चे हैं इसके, 1 2 3, लेकिन जो सबसे बड़ा बेटा है वो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे एज ही वॉज द ओनली सन इन द बिग फैमिली। देखिए वही इमेज मैंने लगाई है कि चूंकि वह एक बड़े परिवार में इकलौता बेटा था, ठीक है। ही वॉज ऑल इन हिज फैमिली। यहाँ तो देखिए 3 4 हैं, ठीक है। अगर मानिए कोई बहुत बड़ा परिवार है, वहाँ पे केवल इकलौता बेटा है, तो वो अपने परिवार के लिए क्या होता है, ऑल इन ऑल होता है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है, ठीक है। वही आपका क्या चीज़ क्लियर हो गई, ऑल इन ऑल, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एट क्लोज क्वार्टर्स। अब ये दूसरे वाले क्वार्टर्स नहीं है, इसको समझेंगे। इसका मतलब होता है क्लोज एग्जामिनेशन, यानी किसी चीज़ की बारीकी से जांच करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स प्रूव्ड सेल्फिश एट क्लोज क्वार्टर्स, मतलब बारीकी से जांच करने पर कई मित्र क्या निकले भाई, स्वार्थी निकले। ऐसा होता है ना कि भाई मुंह पे तो बोलते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, कभी भी काम आ जाएंगे, आधी रात को भी बुलाओगे तो हाजिर हैं, लेकिन जब रियल में उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या हो जाते हैं,
पीछे हट जाते हैं। ठीक है, जब आपने किसी चीज़ की बारीकी से जांच करी या बारीकी से उसे परखा, तो आपने क्या पाया, भाई ये तो वैसा है ही नहीं जैसा हमसे प्रॉमिस करता था। देखिए मैंने यहाँ पे इमेज भी लगाई हुई है। क्या कर रहा है, ये तो उसके बेचारे फीते बांध रहा है, ठीक है, शूज़ के फीते बांध रहा है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, पीठ पीछे खंजर भौंक रहा है। क्या है, ये सेल्फिश फ्रेंड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये 5 इडियम्स क्लियर हो जाएंगे। आई होप चीज़ें समझ में आई हो, क्लियर हुई हो। और हम एक लेक्चर में 5 ही लेके चलेंगे, एक साथ नहीं लेके चलेंगे। एक साथ लेके चलेंगे तो किचड़ पिचड़ हो जाएगी, है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, वही चीज़ हम लेके चलेंगे। ओके, आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।